नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भाग का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे होती है और इसकी जो काल विभाजन है वह कैसे हुआ और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनसे क्या क्या पुरावशेष प्राप्त हुए, यह भी समझने का प्रयास इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा और पसंद आने पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ, क्योंकि यहाँ हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं अपने जीएस में। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद जब हम लोग आए अपने टॉपिक की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1 की तरफ, तो सबसे पहले ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी के द्वितीय चरण के पूर्वार्ध में जब सिंधु नदी के तट पर अर्थात सिंधु नदी के किनारे एक समृद्ध संस्कृति या समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है, जो कि उत्तर पश्चिम से पश्चिम भारत में फैली हुई थी और इसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। प्रिय साथियों, अब सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वह यही है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित होती है, और दूसरा जो इसका नाम अर्थात हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो सिंधु घाटी क्षेत्र में पहला स्थल खोजा गया वह था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में अपने पहले टॉपिक की तरफ अर्थात पहले उपबंध की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास पहला टॉपिक आता है इसकी खोज कैसे हुई। तो प्रिय साथियों, इसकी खोज से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें जो इसका काल निर्धारण हुआ। सबसे पहले यह भी ज़रूरी है, चूँकि अनेक इतिहासवेत्ताओं और जो अनेक शोधकर्ता थे अर्थात इस पर रिसर्च कर रहे थे, उनके द्वारा जो इसका काल निर्धारण होता है वह अनेक कालों में इसको निर्धारित करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वमान्य काल निर्धारण है अर्थात कार्बन 14 के द्वारा जो इसका काल निर्धारण हुआ है प्रिय साथियों, वह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है मित्रों, अब देखिए, जब इसकी खोज के क्रम में हम लोग चलें तो सबसे पहले नाम आता है टीलो पैंथर का। टीलो पैंथर का नाम आता है 18वीं शताब्दी में। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज करने का अर्थात कुछ अध्ययन करने का विचार किया, तो इनका नाम सबसे पहले आता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किसका? टीलो पैंथर का। इसके बाद नाम आता है चार्ल्स मैसन का। चूँकि यह भी एक पुरातत्वशास्त्रवेत्ता चार्ल्स मैसन 1826 में यह पहले ऐसे इतिहासवेत्ता या पुरातत्वशास्त्रवेत्ता थे जिन्होंने हड़प्पा में आने का भी काम किया। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने न केवल इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया बल्कि यहाँ आने का भी काम किया। ठीक है, उसके बाद नाम आता है अलेक्जेंडर वंश का। 1831 में यह अलेक्जेंडर वंश जो थे इनके द्वारा इस पर रिसर्च करने का काम किया जाता है, किस पे? हड़प्पा सभ्यता पे। इसके बाद नाम आता है प्रिय साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम का। चूँकि यह पहले ऐसे थे इतिहासवेत्ता या हम कहें पुरातत्वशास्त्रवेत्ता जिन्होंने 1853 में इस पर रिसर्च करने का प्रयास किया और यह भी समझने का प्रयास किया कि कैसे यह सभ्यता विकसित होती है। इसके बाद नाम आता है बर्टन बंधु का। चूँकि बर्टन बंधु जो थे यह अभियंता थे अर्थात इंजीनियर थे। इनके द्वारा कराची से लाहौर रेलवे मार्ग का कार्य किया जा रहा था इनके निर्देशन में। कौन? बर्टन बंधु, 2 भाई थे। इनके द्वारा कराची से लाहौर रेलवे मार्ग का निर्माण किया जा रहा था और जब वहाँ से ईंटें खुदाई के दौरान प्राप्त होती हैं तो उन्होंने सरकार को सूचना दी कि यहाँ कुछ किला या किले जैसा कुछ यहाँ पहले रहा होगा, लेकिन इस पर आगे
जो शोध करते हैं वह थे अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर आते हैं जो कि 1853 में शोध करने के प्रभावी होते हैं, लेकिन उसके बाद नाम आता है फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम का। और यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वह आपको याद रखना है क्या, कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। यह आपको याद रखना है, जिसे इंग्लिश में शॉर्टकट में ASI कहा जाता है। इसी के द्वारा प्राचीन पुरातत्व स्थलों की खोज की जाती है और उसके बारे में संरक्षण भी प्रदान करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है मित्रों, अब देखिए बर्टन बंधु के द्वारा हमने ये देख लिया। उसके बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम 1856 में आता है खोज करने के क्रम में। उसके बाद पुनः इन्हीं का नाम 1875 में आता है और इन्हीं के निर्देशन में किसकी स्थापना होती है, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जॉन मार्शल। अब देखिए जो सबसे प्रमाणिक क्रम है, या हम कहें पुरातत्व शास्त्री जो थे जॉन मार्शल, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक भी थे, इनके निर्देशन में, इनके सहयोग में दो और लोग थे। कौन, दयाराम साहनी के निर्देशन में 1926 में किसकी खोज की जाती है, तो आपको याद रखना है हड़प्पा की। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वह यही है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है 1921 में राय साहब दयाराम साहनी। ठीक है, इनका पूरा नाम है राय साहब दयाराम साहनी। उसके बाद एक और पुरातत्व शास्त्री थे राखाल दास बनर्जी। इनके द्वारा मोहन जोदड़ो की खोज की जाती है। किसके द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। यहाँ दो नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं और राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए हमने देख लिया कि खोज का क्रम कैसे चला। चूँकि खोज ऐसे अचानक तो हो नहीं जाती है, विभिन्न कालक्रमों में अर्थात विभिन्न चरणों में खोज को परिणामी रूप से प्राप्त किया जाता है, खोज की जाती है। तो हमने देख लिया अब तक कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है और किन के द्वारा इस पर रिसर्च किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 1 में, या हम कहें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है इसके महत्वपूर्ण अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनसे प्राप्त पूरा अवशेष। ठीक है साथियों, अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण स्थलों की तरफ, जो कि हमारा अगला बिंदु है। और हम लोग जो पहला स्थल देखते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह आता है हमारे सामने हड़प्पा। हड़प्पा पहला स्थल है और यह आता है हमारे सामने। यहाँ जो हड़प्पा में जो अवशेष प्राप्त होते हैं वह आपको याद रखने हैं। विशाल 6 अन्नागारों की 2 कतारें मिलती हैं। कहाँ, हड़प्पा में। और पासा, शकुनी मामा का पासा के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वही पासा यहाँ प्राप्त होता है और ताम्रतुला भी यहाँ प्राप्त होती है। कहाँ, हड़प्पा में। और एक प्राप्त होता है दर्पण। ठीक है, तो यहाँ से जो अवशेष प्राप्त होते हैं, अवशेष के बारे में आपको याद रखना है, किस स्थल से कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा 6 अन्नागारों की 2 कतारें प्राप्त होती है। कहाँ से, हड़प्पा से। पासा प्राप्त होता है हड़प्पा से, ताम्रतुला प्राप्त होती है हड़प्पा से और दर्पण प्राप्त होता है हड़प्पा से। और हड़प्पा है कहाँ, तो लाहौर के पास आपका हड़प्पा यहाँ है। ठीक है, ये है आपका हड़प्पा। ठीक है साथियों, हड़प्पा आपका है लाहौर के पास, यहाँ लाहौर आपका ये है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ से जो पूरा अवशेष प्राप्त होते हैं वह है किला प्राप्त होता है यहाँ से, स्नानागार प्राप्त होता है यहाँ से। हड़प्पा में हमने देखा अन्नागार प्राप्त होता है, या जहाँ हम कहते हैं कि अन्न या हम अनाज रखा जाता है, वह हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त होता है। और यहाँ से स्नानागार प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। यहाँ सवाधान भी प्राप्त होता है, या जहाँ शव जलाया जाता था। उसके बाद पशुपत की मोहर प्राप्त होती है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से।
नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त होती है। इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, चूँकि कांसे का या कांस्य का यहाँ प्रयोग किया जाता था, कांस्य धातु का यहाँ यूज किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। और मोहनजोदाड़ो आपका कहाँ स्थित है? तो आपको देखना है मोहनजोदाड़ो साथियों, मोहनजोदाड़ो आपका ये है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मैप के माध्यम से समझने पे आसानी यह रहती है कि आपको वह बिंदु या वह कहें हम स्थल कहाँ है वह आपको याद रहता है और माइंड में काफ़ी समय तक बना रहता है। तो आपका हड़प्पा यहाँ था, ये है आपका हड़प्पा और ये है आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं लोथल। इसे सिंधु का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके सामने कि सिंधु का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप लोगों को लिखना है लोथल को। लोथल जो कि आपका देखिए लोथल यहाँ स्थित है, ये है आपका लोथल। इसे सिंधु का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ से जो प्राप्त प्रमुख पुरावशेष हैं वह हम लोग देखें तो धान की भूसी यहाँ से प्राप्त होती है। कहाँ से? लोथल से। और अग्निवेदिकाएँ यहाँ प्राप्त होती हैं। आधुनिक शतरंज की भी प्राप्ति होती है यहाँ से। कहाँ से? लोथल से। उसके बाद हम लोग देखते हैं मापन या कोण मापन की जो प्रणाली है उसमें 45 अंश, 90 अंश और 180 अंश के उपकरण प्राप्त होते हैं कोण मापने के लिए। कहाँ? लोथल से। अब देखिए आप लोगों समझिए कि कितना समृद्ध संस्कृति रही होगी कि यहाँ कोण मापन के उपकरण भी प्राप्त होते हैं लोथल से। इसके बाद हम लोग देखते हैं राखीगढ़ी। एक और महत्वपूर्ण स्थल है राखीगढ़ी। यहाँ से जो प्राप्त होता है प्रिय साथियों वह है, यह चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, जो अब तक प्राप्त स्थल हैं उसमें से सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, और यहाँ नगार प्राप्त होता है, कब्रिस्तान भी यहाँ मिलता है राखीगढ़ी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नालियाँ प्राप्त होती हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता है राखीगढ़ी को। आपको याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी का नाम क्या है, तो आपको लिखना है राखीगढ़ी। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं धौलवीरा। धौलवीरा में क्या प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है विशाल पानी के कुंड यहाँ प्राप्त होते हैं पुरावशेष के रूप में। विशाल पानी के कुंड प्राप्त होते हैं कहाँ, तो आपको याद रखना है धौलावीरा में। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ स्टेडियम, खेल के लिए स्टेडियम भी मिलते हैं। कहाँ? धौलावीरा में। इसके बाद हम लोग देखते हैं बांध और तटबंध भी प्राप्त होते हैं। कहाँ? धौलावीरा में। आपको किस स्थल से कौन से पुरावशेष प्राप्त होते हैं यह याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामों में इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग देख लिए कि प्रमुख स्थल या महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं और उनसे क्या क्या पुरावशेष प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, अब हम लोग देखते हैं, चूँकि विशेषताएं देखने से पहले हम लोग इससे महत्वपूर्ण कुछ और स्थल हैं और उनसे जो महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए इसके बारे में देख लें। तो बालू जो कि हरियाणा में स्थित है, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और यहाँ से लहसुन जो हम आप सब्जियों में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, लहसुन, इसके प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं बालू से, जो कि हरियाणा में अवस्थित है। तो यहाँ से लहसुन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंदूदड़ो से लिपस्टिक और मनके बनाने का कारखाना मिलता है चंदूदड़ो से। चंदूदड़ो कहाँ आपका स्थित है, तो ये देखिए आपका ये स्थित है चंदूदड़ो। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं सूरकोटदा जो कि गुजरात में स्थित है। और यहाँ घोड़े के हड्डियों के प्रारंभिक और पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और जो कि वास्तविक साक्ष्य थे कहाँ से? सूरकोटदा, जो कि गुजरात में अवस्थित है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देख लीजिए थोड़ा सा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर वाला बिंदु है वह है मांड, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है
वह स्थित है दाइमाबाद है, जो कि कहाँ स्थित है आपका यहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? दाइमाबाद, जिसका नाम है दाइमाबाद। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अन्य स्थल, जैसे लाहौर आपका यहाँ हो गया, रोपड़ आपका रोपड़ है यहाँ हो गया। यह भी महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे वीडियो में देखेंगे इसके क्या विशेषताओं में हम लोग जब देखेंगे आर्थिक चरण या आर्थिक विकास कैसे हुआ यहाँ की, नगरीय सभ्यता कैसी थी, तो हम लोग यहाँ जो भारत में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, उनसे क्या क्या प्राप्त होते हैं और कैसे आर्थिक विकास में वह अहम भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ हम लोग साथियों, ये है आपका रोपड़ और ये है आपका कालीबंगा, ये है आपका कालीबंगा और ये जो है आपका आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इष्टतम या ईस्ट वाला या हम कहें पूर्व वाला स्थल है। कौन सा? आलमगीरपुर। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है साथियों, अब आते हैं, हमने देख लिया कि खोज कैसे हुई, इसका काल निर्धारण क्या है, महत्वपूर्ण स्थल क्या है, उनसे प्राप्त पुरावशेष क्या है, और हमने देख लिया कि वह मैप में कहाँ स्थित है। अब थोड़ा सा एक और प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है झेलम, चिनाब, व्यास, रावी और सतलज। यही हैं जो पंजाब में स्थित हैं और पंजाब में बहती हैं, और इसी कारण पंजाब नाम पड़ा है, अर्थात 5 नदियों का मिलन जहाँ होता है, या हम कहें 5 नदियाँ जहाँ से बहती हैं, मिलन नहीं होता है, सॉरी, जो 5 नदियाँ बहती हैं वह है, इसी कारण पंजाब नाम दिया जाता है। किसके कारण? जो 5 नदियों की भूमि है पंजाब। कौन कौन सी नदियाँ हैं? झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज। यह भी आपको याद रखना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब साथियों, आज के वीडियो के लास्ट पॉइंट या लास्ट बिंदु की हम लोग चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पे जब हम लोग नज़र दौड़ाएं तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात हम इसकी विशेषताओं को देखें तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का आशय क्या है कि यहाँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि नालियाँ प्राप्त होती हैं, पानी के कुंड प्राप्त होते हैं, बांध और स्टेडियम प्राप्त होते हैं, अलग अलग स्थल पे अलग अलग कार्य अर्थात अलग अलग स्थलों पे अलग अलग कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो आज की सभ्यता से आप तुलना करिए या आज के समय से तुलना करिए कि कैसे आज भी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्थल निर्धारित हैं। तो इसी प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा कि यहाँ अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्थल निर्धारित थे। तो इसी प्रकार यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चूंकि यहाँ कांस्य धातुओं का यूज किया जाता था, इसीलिए यह कांस्य युगीन सभ्यता है, और यह व्यापार भी करते थे। यहाँ के जो नागरिक थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वह व्यापार में भी रुचि रखते थे। अगले वाले वीडियो में हम लोग व्यापार और आर्थिक चरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम लोग सब विशेषताएं देख रहे हैं। तो यह एक थी क्या? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद देखते हैं विस्तृत सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ विकसित नियोजन के चरण प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ अभियांत्रिकी कौशल के प्रमाण भी मिलते हैं कि कैसे ये लोग कांसे की धातु का यूज करते थे और कैसे विभिन्न उपकरणों का, अर्थात आप देखिए यहाँ बालू से जब लहसुन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं और चंदू दड़ों से लिपस्टिक और मनके बनाने के कारखाने का जो प्रयोग मिलता है वह चंदू दड़ों से मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि अभियांत्रिकी कौशल भी था सिंधु घाटी सभ्यता के नागरिकों के पास। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी। शांति प्रिय का आशय आप लोग समझ रहे हैं कि शांति प्रिय लोग युद्धों में विश्वास नहीं करते थे या युद्ध करने का क्रम इनके बारे में नहीं अध्ययन में आता है। तो शांति प्रिय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद इसके विस्तार को हम लोग देख लें तो हमने विस्तार के बारे में पहले ही बताया है, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। विस्तार इसका जो था वह सिंधु, बलूचिस्तान, पंजाब, राजस्थान, गंगा नदी घाटी से लेकर गुजरात तक इसका विस्तार था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हमने देख लिया इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से
1700 या 1750 ईसा पूर्व तक चलता है। हमने इसकी खोज को भी देख लिया, कैसे इसकी खोज विभिन्न चरणों में होती है, विभिन्न समयों में होती है और विभिन्न नागरिकों, विभिन्न इतिहासवेत्ताओं या हम कह लें पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा इसकी खोज होती है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं और उनसे क्या क्या पुरावशेष प्राप्त होते हैं। हमने मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया कि वह स्थल कहाँ स्थित हैं और उनके स्थलों से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए। और हम लोगों ने देख लिया विशेषताएं क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और हमने यहाँ देख लिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना या पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में, यह भी देख लिया। आशा करते हैं आपको प्रिय साथियों यह